नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं नए नारे के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा दिया। मोदी ने मन की बात में सब खेले सब खिले का नारा दिया गया है। पीएम मोदी ने खेल दिवस पर खेलों और खासकर हॉकी का जिक्र किया। मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपिक ने इस बार प्रभाव पैदा किया है। सभी जिस तरीके से ओलंपिक की बात करते नजर आए, वहीं अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहा है। जो हुआ वो विश्वास पैदा करने के लिए बहुत है। युवा इकोसिस्टम को देख रहा है। हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हो गई है। अब देश में खेल भावना रुकनी नहीं है। इसे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र जीवन में स्थायी करना है, यानी कि इसको और मजबूत करना है और निरंतर नई ऊर्जा में लबरेज रहना है। नई ऊर्जा से खुद को भरना है। गांव हो या शहर हो, खेल के मैदान युवा नौजवानों से भरे होने चाहिए। वो आगे कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि ध्यानचंद जी की आत्मा जहां होगी वहां प्रसन्न होगी। दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद की हॉकी ने ही किया था। 4 दशक बाद भारत के बेटे और बेटियों ने हॉकी में जान भर दी है। एक बार फिर से गांव स्तर पर हॉकी की बातचीत होने लगी है। युवाओं के हाथ में हॉकी स्टिक दिखाई देने लगी है। युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ केंद्रित कर रहा है। वो सर्वोत्तम करना चाहता है, यानी कि द बेस्ट करना चाहता है और अगले ओलंपिक में इसका असर भी दिखाई देगा। इस बार जिस तरीके से पुरुष टीम कांस्य लेकर आई, महिला टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, उससे यकीनन ये सच है कि गांव बस्ती तक हॉकी की बात होने लगी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब देश में खेल भावना रुकनी नहीं है। इसे सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्र जीवन में स्थायी करना है और निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। गांव हो, शहर हो, खेल के मैदान युवा नौजवानों से भरे होने चाहिए। मैं सोच रहा था कि ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी वहां इस ओलंपिक को देखकर, पैरा ओलंपिक को देखकर प्रसन्न होगी। हॉकी का भविष्य देश के अंदर जिस तरीके से बढ़ रहा है, स्वर्णिम दिखाई दे रहा है, उसको देखकर प्रसन्न होगी। क्योंकि हॉकी में भारत की ललकार, जलगार एक बार फिर से सुनाई दे रही है। भारत की हॉकी का डंका बजाने की पूरे दुनिया में चर्चाएं हो रही है। 4 दशक बाद भारत के बेटे और बेटियों ने हॉकी में जान भर दी है। युवा मन अब द बेस्ट की तरफ केंद्रित कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिटनेस की डोज का नारा भी दिया। इस मौके पर खेल मंत्री ठाकुर ने अपनी रस्सी कूदने की स्किल्स भी दिखाई। एक पैर पर रस्सी कूदने के साथ काफी देर तक रस्सी कूदने का हुनर भी दिखाया। खेल मंत्री ठाकुर ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का स्लोगन भी दिया। कहा कि ये एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन है जो फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान मनप्रीत सिंह भी वर्चुअली इस कार्यक्रम की साथ जुड़े और एक नया नारा निकलकर सामने आया। नारा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये स्लोगन दिया गया और जिस एप्लीकेशन की हम बात करें एकदम मुफ्त है। आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपकी फिटनेस की निगरानी में मदद करेगी। जो कार्यक्रम चल रहा था, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की पंजाब राजनीति की। वैसे दिल्ली से बाहर ज्यादा सफल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ते केजरीवाल। दिल्ली से बाहर लगातार पार्टी का आधार बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब पंजाब में भी केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले केजरीवाल ने पंजाब निवासी अभिनेता सोनू सूद के साथ प्रेस वार्ता की थी और दिल्ली सरकार का देश के मेंटर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। केजरीवाल के इस कदम से कांग्रेस के नेता हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि सोनू सूद को माना जाता पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी। ये भी खबर थी कि उनकी बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल होंगी। हालांकि सोनू ने किसी किस्म की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन
उनका ब्रांड एम्बेसडर बनना, अरविंद केजरीवाल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मुलाकात करना, इसने पंजाब में सियासी पारी को बढ़ा दिया है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। तमिलनाडु के राज्यपाल को पंजाब का जिम्मा। पंजाब राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का कार्यकाल 27 अगस्त को पूरा हो चुका है। हालांकि बदनौर की जगह नए राज्यपाल की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। फिलहाल तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, यानी कि वो तमिलनाडु के साथ पंजाब का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। साथ ही पुरोहित को चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि केंद्र का फैसला हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आमतौर पर पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। जैसे यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास था मध्य प्रदेश का प्रभार, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्य हिमाचल या हरियाणा के राज्यपाल को दिया जा सकता अतिरिक्त प्रभार। ऐसे में पुरोहित को पंजाब का अतिरिक्त प्रभार देने का ये जो फैसला लिया गया है, बेहद चौंकाने वाला है। उम्मीद है कि पंजाब चुनाव से पहले नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट में एक साथ 2 एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त। हालांकि दोनों अलग अलग तारीखों पर ग्रहण करेंगे पदभार। गुजरात के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ बने सुप्रीम कोर्ट के जज। इसके बाद सबसे सीनियर जज विनीत कोठारी एक्टिंग सीजे नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस कोठारी 1 सितंबर को रिटायर होंगे, इसलिए 4 दिन का कार्यकाल है। इसके बाद एक्टिंग सीजे का पद संभालेंगे जस्टिस RM छाया। अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी ने कहा कि एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसियां काम कर रही हैं। देश की संघीय व्यवस्था को खतरे में डाल रही है केंद्र सरकार। ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अपील की है और कहा है कि इस मुद्दे पर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए, इस तरीके की अपील की गई है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। राजनीतिक गतिविधियों में काफी ज्यादा सक्रिय भी नजर आते हैं। ऐसे में जब अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस मिला, ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर आई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसियों के जरिए काम कर रही है और देश की संघीय व्यवस्था इसकी वजह से खतरे में पड़ रही है। ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अपील की और कहा कि इस मुद्दे पर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को संयुक्त बैठक करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी खेल रही दीदी के हाथों में, क्योंकि बीजेपी ने फिर ममता को अवसर दिया है। जनता के बीच जाकर आंदोलन, रैलियां, प्रदर्शन करने का अवसर दे दिया है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को केंद्र सरकार ने ईडी का नोटिस भेजा है। नया नोटिस भेजकर शुरू करवाई मनी लॉन्ड्रिंग और कॉल स्कैम की जांच। इससे पहले ईडी ने अभिषेक की पत्नी, ससुर और परिवारजनों को समन भेजा था। केंद्र सरकार की इस प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से ममता को एक और अवसर मिल गया है और अब ममता इसे आधार बना बीजेपी के खिलाफ कैंपेन शुरू करने की तैयारी करी और इसके लिए ममता दीदी गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से एक साथ बैठक करने की अपील भी कर रही है। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान के छात्रों की। सवाल यह है कि वीजा अगर रद्द हुआ तो अफगानिस्तान के छात्रों का भविष्य यकीनन संकट में होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR, इससे स्कॉलरशिप मिली थी। विदेश मंत्रालय ने 2005 में लागू की थी स्कॉलरशिप की योजना को। अफगानिस्तान में हालात बदलने के बाद 1500 छात्र असमंजस की स्थिति में हैं। वीजा और स्कॉलरशिप की योजना जारी रहेगी या नहीं रहेगी, ये उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस योजना के तहत भारत में पढ़ते हैं अफगानिस्तान के विद्यार्थी। जयपुर के अंदर भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका वीजा दिसंबर के आसपास खत्म हो रहा है। ऐसे में वो अपील करते भी नजर आए थे कि वीजा को बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए। क्या विदेश मंत्रालय ऐसा करेगा? क्या सरकार ऐसा करेगी? अफगानिस्तान के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप के जरिए यहाँ पढ़ने आए।
अब दोनों पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। क्या उनकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी? क्या वीजा को अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए एक्सटेंड किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ भारत अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान आ रहे हैं उनको शरण दे रहा है, लेकिन सवाल यह है जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, क्या उनके वीजा को एक्सटेंड करते हुए उनको शरण दी जाएगी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खुल गई महिला की किस्मत। बांकुरा जिले में पति के साथ जैसे तैसे गुजारा करती थी चांदना। पति पत्नी दोनों दिहाड़ी मजदूर थे, 3 बच्चे और कच्चे घर के अंदर निवास करते थे। दोनों की कुल संपत्ति 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी। बीजेपी ने 30 वर्षीय चांदना बारी को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव जीतने के बाद सलतोरा के विधायक है चांदना बारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सबसे गरीब विधायक है चांदना बारी। और अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की, जिसमें भाविना पटेल ने इतिहास बना दिया है। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी है भाविना। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 चीनी खिलाड़ी जो यिंग से उनका मुकाबला था। यिंग ने भाविना को 11-7, 11-5 और 11-6 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाविना पटेल को बधाई दी और कहा कि सिल्वर जीतकर भाविना ने इतिहास रच दिया है। भाविना की जीवन यात्रा प्रेरणा करने वाली है, प्रेरित करने वाली है। इस दौरान भाविना ने खुद भी कहा कि वो थोड़ी सी इस मैच के लिए ज्यादा प्रेशर ले रही थी और इस वजह से शायद वो गोल्ड से दूर रही, लेकिन देश के लिए स्वर्णिम इतिहास न रचते हुए रजत वो लेकर जरूर आई। भाविना को रजत मिला है।